अब से ठीक 22 घंटे पहले श्रीनगर के नौगांव पुलिस थाने में एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज 30 किलोमीटर तक सुनी गई। 300 मीटर इलाके के मकानों के शीशे टूट गए, खिड़की दरवाजे टूट गए और इस भयानक धमाके ने सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा दी, क्योंकि यह ब्लास्ट फरीदाबाद मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक में हुआ है। धमाका उस बारूद में हुआ जो आतंकी मुजमिल ने दिल्ली दहलाने के लिए जमा किया था। नौगांव में फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे थे कि तभी यह विस्फोटक अचानक से फट गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर धमाका कैसे हुआ। विस्फोटक में ऐसा क्या था जिससे इतना तेज ब्लास्ट हुआ? आतंकियों ने विस्फोटक में आखिर कौन सा केमिकल मिलाया जिसे एफएसएल के एक्सपर्ट्स भी नहीं पकड़ सके? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आतंकियों की टोली ने ऐसे कितना और बारूद छिपा रखा है और कहां छिपा रखा है? सौ कट्टा विस्फोटक एक साथ फट गया। नौ लोगों के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। 32 लोग अस्पताल पहुंच गए। 300 मीटर तक की बिल्डिंग हिल गई, खिड़की दरवाजे टूट गए। धमाके की गूंज 30 किलोमीटर तक पहुंची, जमीन हिल गई। नौगाम में यह धमाका उसी एक्सप्लोसिव से हुआ है जो डॉक्टर टेरर टोली ने दिल्ली दहलाने के लिए खरीदा था। ये वही पैकेट्स हैं जो आतंकियों ने अयोध्या में तबाही के लिए जुटाए थे, और इन्हीं पैकेट्स में जब धमाका हुआ तो क्या हुआ, देख लीजिए। धमाका कितना जोरदार था उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये खिड़की है। खिड़की का एक हिस्सा जो है आपको यहाँ नजर आएगा। दरवाजे जो है वो पूरी तरह से आपको ताश के पत्तों की तरह यहाँ बिखरे हुए नजर आएंगे। कोई भी चीज जो है आपको इस घर में जो है सामान्य नहीं दिखेगी। ये खिड़कियों के शीशे आप देख सकते हैं, ये दरवाजा है, दरवाजा पूरी तरह से जो है बाहर आ चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कांच जो है आपको फर्श पर जो है नजर आएगी, कांच ही कांच नजर आएगी। ये खिड़की है, एक भी शीशा आपको इस खिड़की में नजर नहीं आएगा। कितना जोरदार ये धमाका था, इस छत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दूर तक जो है इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। कहा जाता है कि करीबन 5 किलोमीटर दायरे में जो है ये धमाके की आवाज सुनाई दी गई। आसपास में आप देख सकते हैं जो 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन के ये घर है। आपको किसी भी घर में एक भी शीशा नजर नहीं आएगा। दरवाजे जो है वो आपको नीचे दिखेंगे, खिड़कियां जो है अलग अलग जो है बिखरी हुई पड़ी हुई नजर आएंगी। अंदाजा लगाइए, अगर ये बम आतंकियों ने प्लांट कर दिए होते तो क्या होता? अगर ये धमाका दिल्ली में होता तो क्या होता? यही बम सरोजनी नगर मार्केट में फटता, कनॉट प्लेस में ब्लास्ट होता तो क्या होता? सोचिए, यह धमाका अयोध्या या काशी में होता तो कितनी तबाही मचती। जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल की साजिश कितनी बड़ी थी, देश में कितनी बड़ी तबाही लाने वाले थे। नौगाम ब्लास्ट की डिटेल सुनेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नौगाम में जिस अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ है वो 9 नवंबर को फरीदाबाद के तगा गांव से जब्त किया गया था। पिकअप में भरकर इसे श्रीनगर लाया गया। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए इस विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी। पिछले 2 दिन से इसके अलग अलग पैकेट्स तैयार किए जा रहे थे। मुजम्मिल से बरामद अमोनियम नाइट्रेट के कुल 120 पैकेट्स तैयार किए जाने थे। 2 दिन के अंदर 112 पैकेट्स बना लिए गए। सिर्फ 8 पैकेट्स बनाना बाकी था। इन्हीं 8 पैकेट्स को बनाने के दौरान, इस विस्फोटक की पैकिंग के दौरान अचानक एक विस्फोट के ढेर में धमाका हो गया। एक धमाके के साथ 100 पैकेट फट गए। नौगाम थाना इलाके की जमीन कांप उठी। हम इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर नौगाम पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर कांटों वाली तार जो है वो लगा दी गई है और ये एरिया जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
और नौगाम पुलिस स्टेशन के दोनों तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका देखने को मिलेगा। और धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां जो है उनको डैमेज हुआ है। नौगाम थाने में मौजूद एक इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक टीम के 3 मेंबर, क्राइम ब्रांच टीम के 2 फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और इलाके के एक दर्जी के शरीर के चीथड़े उड़ गए। साहब, क्या सुना आपने जब कल धमाका हुआ? वो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मतलब सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। 10 नवंबर को दिल्ली में ये पहला धमाका हुआ था। उसके ठीक 5 दिन बाद 15 नवंबर की रात 11:23 पर यह धमाका हुआ है। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब 120 में से 112 पैकेट्स तैयार कर लिए गए थे। सवाल यह है कि आखिरी 8 पैकेट्स के सैंपल में आखिर ऐसा क्या था जो अचानक फट गया। डॉक्टर्स की टेरर टोली ने अमोनियम नाइट्रेट में ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। जैश की फरीदाबाद टोली आखिर कौन सा बम तैयार कर रही थी? क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट जाता है, ये फटता क्यों है? ये एक लिक्विड है, जब ये फट सकता है, चाहे वो इसको काफ़ी टाइट जगह में रखा गया हो, और जब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हो सकता है उसके अंदर गैस पैदा ज़्यादा हो गई हो, उसके द्वारा ब्लास्ट हो गया हो, या फिर कहीं ना कहीं उसमें आसपास आग हो, क्योंकि इसको एक बाहर का डेटोनेशन चाहिए होता है, चाहे वो गर्मी के द्वारा हो या रगड़ के द्वारा हो, या फिर अंदर इसके अंदर इस तरह का मटेरियल हो जो बहुत ज़्यादा गैस पैदा हो गई हो, या इसके अंदर इम्प्योरिटी हो, जैसे फ्यूल ऑयल मिक्सचर हो, या बहुत ज़्यादा समय तक रखने के कारण मेटल के द्वारा कुछ और इम्प्योरिटी आ गई हो। डॉक्टर की टेरर टोली कौन सा बम बना रही थी, कौन सा केमिकल मिला रही थी, यह समझने के लिए एजेंसीज के सामने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर नंबर 1, आतंकी उमर नबी। 10 नवंबर को आतंकी उमर ने करीब 3 घंटे लाल किला पार्किंग में गुजारे थे। सूत्रों का कहना है कि इसी पार्किंग में बम तैयार किया गया। फॉरेंसिक सोर्सेज की माने तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर ने टाइमर का इस्तेमाल किया था, फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर और टाइमर यूज किया था। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार भी बरामद हुए थे। कहा जा रहा है कि उमर ने 3 mm या 9 mm की बैटरी के साथ टाइमिंग डिवाइस या स्विच लगाकर बम तैयार किया। सूत्रों का कहना है कि आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए स्विच का यूज किया। जैसे ही वो लाल किला की रेड लाइट पर पहुंचा, उसने बम से कनेक्टेड स्विच ऑन कर दिया और धमाका हो गया। लेकिन उमर मारा जा चुका है, इसलिए पूरा सच जानने के लिए दूसरा कैरेक्टर है, मुजम्मिल शकीब। इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। 2021 में तांत्रे, जो कि कश्मीरी आतंकी था, उसके ये संपर्क में आया। डॉक्टर मुजम्मिल, इसके संपर्क में आने के बाद इरफान वागे, जो कि मुफ्ती था, वो भी संपर्क में आया, और उसी समय 2022 में तांत्रे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारा गया। इनको कहा गया कि अंसारुल गज़वा-ए हिंद ये ज्वाइन करें, लेकिन इन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बनाने की तैयारी की, और इसीलिए एक हैंडलर आईडी जो कि हाशिम टेलीग्राम के नाम पर था, वो इनसे संपर्क में आया। 2023 और 24 में इन्होंने हथियार इनको मुहैया करवाया, और यही हथियार डॉक्टर शाहीना के पास से भी बरामद हुआ। कुल मिला के 26 क्विंटल एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा गया, और इसकी कीमत थी 3 लाख रुपए। लेकिन इसके लिए इन सभी ने मिलकर, जिसमें आदिल, मुजम्मिल, शाहीना, इरफान वागे और उसके साथ साथ आदिल का भाई भी शामिल था, इन्होंने 26 लाख रुपए उमर को दिए। उमर ने 3 लाख रुपए का एनपीके फर्टिलाइजर नू से खरीदा, और फिर उसके बाद जब इनके बीच पैसों को लेकर काफी बकझक हुई, तो सारा का सारा एक्सप्लोजिव उमर ने डॉक्टर मुजम्मिल को दे दिया, और डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जो 1200 रुपए
हर महीने की रकम पर कमरा लिया था उसके अंदर रखा। इसके अंदर केमिकल भी मिलाया हुआ था। उसके अलावा इसमें रिएजेंट्स थे, साथ में कई और केमिकल्स मिलाए गए और इसी वजह से ये अमोनियम नाइट्रेट काफी लीथल हुआ। विस्फोटक मुजम्मिल के पास ही था। धमाके कहां करने हैं, ये प्लानिंग भी मुजम्मिल ने ही उमर के साथ ही मिलकर रची थी। अल फलाह की लैब से केमिकल चोरी करने हैं, शाहीन को यह मुजम्मिल ने ही सिखाया था। इसलिए पूरी जांच मुजम्मिल की ओर ही घूम रही है। मुजम्मिल ही सबसे पहले आतंकी तांत्रे के जरिए मौलाना इरफान के टच में आया था। मुजम्मिल ही हैंडलर एट हाशिम का मैसेज लेकर मौलाना के पास गया था। मुजम्मिल ने ही अदील और उमर को मौलाना इरफान से मिलवाया था। सूत्रों का कहना है कि अदील के बड़े भाई मुजफ्फर के साथ मुजम्मिल शकील ने ही 2022 में तुर्की टूर किया था। मुजफ्फर और मुजम्मिल की ओकासा नाम के हैंडलर से तुर्की में मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में फंडिंग, ऑपरेशन का रूट और हमले की प्लानिंग सेट की गई। अदील का बड़ा भाई मुजफ्फर दुबई से बैठकर यह पूरा आतंकी नेटवर्क चला रहा था। कहा जा रहा है कि अपने भाई अदील की गिरफ्तारी के बाद वो अफगानिस्तान भाग गया है। सूत्रों का कहना है कि बम कैसे बनाना है, किस मटेरियल का इस्तेमाल करना है, कौन सा केमिकल मिलाना है, ये सब मुजम्मिल को तुर्की में बैठे हैंडलर्स ने ही सिखाया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल ने अपनी टेरर एक्टिविटी तेज कर दी थी। तुर्की टूर के बाद मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से अपना नेटवर्क बढ़ाने लगा। अदील सहारनपुर से गिरोह ऑपरेट कर रहा था और इन्हें ऑर्डर दुबई में बैठा मुजफ्फर और तुर्की में बैठा ओकासा दे रहा था। उमर से पैसों के विवाद के बाद मुजम्मिल ने पूरा नेटवर्क अपने हाथ में ले लिया था। बम कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कहां प्लांट करने हैं, सारी प्लानिंग मुजम्मिल ही कर रहा था। बम में कौन सा केमिकल मिलेगा, आतंकियों का कौन सा ग्रुप कहां धमाका करेगा, यह भी मुजम्मिल ही डिसाइड कर रहा था। उमर को उसने लगभग साइड लाइन कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच कानपुर से हिरासत में लिए गए कार्डियोलॉजिस्ट आरिफ, शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील के बीच लंबी बातचीत भी हुई थी। आरिफ और शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 मैसेज का आदान प्रदान हुआ। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी मुजम्मिल ही था। वो लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाने पर काम कर रहा था। मुजम्मिल की सीडीआर से उसके नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी ने पुन्हाना से डॉक्टर मुस्तकीम, नूह से डॉक्टर रेहान, फिरोजपुर झिरका से डॉक्टर मोहम्मद, पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद को हिरासत में लिया है। ये सभी डॉक्टर किसी न किसी तरीके से अल फलाह या मुजम्मिल से कनेक्टेड थे। इसके अलावा कॉल डिटेल के आधार पर 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर एजेंसीज के रेडार पर थे। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कई डॉक्टर्स के फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। तना गांव के कमरे में विस्फोटक होने की जानकारी पुलिस को मुजम्मिल ने 9 नवंबर को ही दे दी थी, लेकिन उस दिन भी मुजम्मिल ने पूरा सच नहीं बताया था। मुजम्मिल ने यह नहीं बताया था कि बारूद का एक बड़ा हिस्सा उमर के पास है जिससे वो धमाका करने वाला है। ना ही मुजम्मिल ने यह बताया कि बारूदी खेप और कहां रखी है। इसलिए पुलिस अभी भी उमर के फुटप्रिंट्स खंगाल रही है। 9 नवंबर को उमर नबी फिरोजपुर झिरका और मेवात गया था। 10 नवंबर को लाल किला पहुंचने से पहले उमर कनॉट प्लेस गया था। इसके अलावा उसकी गाड़ी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी मूव हुई थी। वजीरपुर में उमर नबी चाय की दुकान पर काफी देर रुका, लेकिन चाय नहीं पी। इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी गया था।